हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस गुरु अकेडमी पर। दोस्तों जैसा आप जानते हो, आपका एग्ज़ाम बड़ा नज़दीक है। ठीक है, कुछ ही दिन बाकी हैं एग्ज़ाम के, तो इसी को ध्यान में रखते दोस्तों आपका जो रीजन कोर्स चल रहा है मैथ्स का, ठीक है, उसमें हमारी लगातार आपके लिए क्लास आ रही है। दोस्तों आज भी मैं अपनी नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। 14 क्लास तो हमारी हो चुकी हैं इस पर, और आज मैं अपनी 15 क्लास मैथ्स की आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों, रिवीजन कोर्स के तहत। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो देखी होंगी दोस्तों, और वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर वीडियो नहीं देखी आपने तो आप वीडियो को देखिए दोस्तों, इससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है दोस्तों उसका आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए लगा देता हूँ आज का। सारे क्वेश्चन आज के बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे हमने पहले कराए दोस्तों क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपकी इस तरह के आज भी होंगे। क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का योगफल 20 है, उनका गुणनफल 96 है, दोनों संख्याओं का अंतर हमसे पूछा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है तो आपको क्या करना होता है, इसमें दो तरीके हैं इसके। एक तो होगा आप इसे बेसिक से लगा सकते हो, और दूसरा होगा आप इसे सेटिस्फाई भी कर सकते हो। तो देखिए, पहले मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ। बेसिक से क्या होगा, हम यहाँ पे दो संख्या ले सकते हैं जिनका योगफल कितना दिया है, 20। वो संख्या मैंने मान ली ए और बी। योगफल 20 दिया है और गुणनफल कितना दिया है इनका, ए इंटू बी कितना दिया है, वो दिया है 96। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा है संख्याओं का अंतर। तो संख्याओं का अंतर निकालने का एक तरीका होता है दोस्तों, हमें चाहिए ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हम फॉर्मूले की सहायता से इसकी वैल्यू बना सकते हैं। तो किस तरह बनाएंगे, यहाँ पे दोस्तों होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे दोस्तों हम ए प्लस बी का और ए इंटू बी का यूज़ कर सकते हैं। ए प्लस बी आपको 20 दिया है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। तो 20 का स्क्वायर करेंगे आप, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और यहाँ पे 4 इंटू में ए बी की वैल्यू कितनी, 96, इंटू में आ जाएगा 96। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 में से घटाना हमको कितना, 4 छिक्का 24। ठीक है दोस्तों, 4 छिक्का 24, 4 36 2 38, 384 हमारा बनेगा ये। और 400 में से 384 जब घटेगा तो ये बचेगा 16। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो हमारा आ जाएगा 16 के बराबर। तो a माइनस बी की वैल्यू को क्या मिलेगी, a माइनस बी आपको मिल जाएगा 4, और ये दोनों संख्याओं का अंतर होगा हमारा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 16, तो a माइनस बी कितना, 4। तो इस तरह हम इसका आंसर बता सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों, ये भी आपको आना चाहिए। अगर आप इसे ओरिजिनल लगाना चाहते हो बिना सोल्व के भी इसको आप इसका आंसर दे सकते हो। वो किस तरह दे सकते हो, उसे देखिए। आप यहाँ पे संख्याओं को सेटिस्फाई कर सकते हो। दो संख्या आप ऐसी मान लीजिए जिनको जोड़कर 20 आ जाए और गुना करके 96 आ जाए। तो यहाँ हम a प्लस बी ऐसा क्या माने, ताकि जुड़ के हमारा कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो a को मान सकता हूँ 12 और b को मान सकता हूँ 8। तो 12 और 8 20, दोनों को जोड़ेंगे आप, इन दोनों को जोड़ के जो कितना आएगा वो 20 आ जाएगा। और जब इनका गुना किया जाएगा दोस्तों, 12 इंटू 8 कितना होता है, 96। तो इसका मतलब हमारी संख्या बिल्कुल सेटिस्फाई होती है। जोड़कर हमारा 20 बनता है और गुना करके 96। तो आप इसके बिना भी इसका आंसर दे सकते थे। a की वैल्यू मान लीजिए, पहली संख्या 12, दूसरी 8 मान लीजिए। हमसे बोला गया था संख्याओं का अंतर, तो 12 8 का अंतर कितना आ गया, 4। तो इस तरह इसका आंसर आप जल्दी करके आप दे सकते हो। अगर आपको जल्दी इसका आंसर देना है, बिना सोल्व के आंसर देना है, तो आप इस तरह सेटिस्फाई करके इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह भी आप इसका आंसर दे सकते हो। इसका सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो सेटिस्फाई करके इसका आंसर दिया जा सकता है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक संख्या दी गई है और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
इनमें से कौन सा इसको सेटिस्फाई करता है दोस्तों? इस संख्या की बात की गई, 3 और 11 दोनों से विभाज्य है, ना तो 3 से ना 11 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है लेकिन 11 से नहीं, 11 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं। तो हमें ये चेक करना है दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन इसको वेरीफाई करता है। नंबर दिया है कुछ इस तरह से, ये नंबर दिया दोस्तों, ठीक है। ये नंबर क्या है आपका 1 5 6 3 2 4 1 2 3 4, इस तरह से नंबर दिया है ये, और आपसे पूछा है ये नंबर किससे विभाज्य होगा। तो देखो पहला ऑप्शन जो दिया है दोस्तों 3 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो पहले चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर 3 से कटता है, नहीं कटता, उसके बाद 11 चेक कर लेंगे। 3 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो आप जानते हो, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? यदि अंकों का योगफल आपका 3 से कट जाए तो वो संख्या भी आपकी क्या हो जाती है दोस्तों? 3 से कट जाती है। तो पहले चेक कर लेते हैं 3 की डिविजिबिलिटी, तो 5 और 1 6 यहाँ तक कट जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। 4 3 7, 7 और 2 9, ये कट गया हमारा 3 से। 4 2 6, ये कट गया दोस्तों 3 से, 3 से ये कट जाएगा, 6 हमारा कट जाएगा 3 से, और 5 और 1 6 कट जाएगा 3 से, 1 बचेगा दोस्तों। तो यहाँ पे नंबर हमारा 3 से नहीं कटता, यहाँ पे हमारा 1 एक्स्ट्रा बचा जो 3 से नहीं कट पाएगा। तो ये जो नंबर है दोस्तों हमारा 3 से विभाज्य नहीं है, यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अगर 3 से कट रहा है तो 11 से भी कटना चाहिए, इसमें बोला गया है 3 और 11 दोनों से कटता है, 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पर। ये बोला ना तो 3 से कटता ना ही 11 से कटता, तो 3 से हमने चेक कर लिया 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। बस 11 से हमें इसमें चेक करना है 11 से कटता है कि नहीं कटता। तो 11 का जो रूल होता है, 11 की भाज्यता का जो रूल होता है दोस्तों, एकांतर अंकों का योगफल या तो समान हो या फिर उनका अंतर 11 से कटने वाला हो। यहाँ पे लगा देते हैं 11 का रूल। नंबर क्या दिया है 1 5 6 3 2 4 1 2 3 4 5 1, ये नंबर दिया है। तो इसको जोड़ लेते हैं दोस्तों, 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 5 19। तो इधर से बना योगफल 19। अब इधर से ले लेते हैं 1 6 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 10 3 13, 13 5 18, ठीक है दोस्तों 18। यहाँ से हमारा योगफल कितना आ गया 18। तो यहाँ इनका योगफल बराबर नहीं है, देख लीजिए। इधर से बना हमारा 1 और 4 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 5 19। इधर से योगफल किया 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 3 13 और 13 5 18। यहाँ से बना 18। तो इनका योगफल बराबर नहीं है, यहाँ 19 बन रहा है, यहाँ 18 बन रहा है। तो ना तो ये 0 के बराबर है दोस्तों, ना ही ये 11 का कोई मल्टीपल है, ये दोनों ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नंबर 11 से भी नहीं कटता और ये नंबर 3 से भी नहीं कटता। इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये जो नंबर दिया है ना तो ये 11 से कटता ना ही ये 3 से कटता है, तो ना तो 3 से विभाज्य है ना ही 11 से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इस तरह लगाने होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2 की पावर 9 गुना 3 की पावर 5 गुना 5 की पावर 4 गुना 7 की पावर 6 के कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये बोला है दोस्तों इसके कितने गुणनखंड होंगे जो विषम होंगे। विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है आपसे, ऑड फैक्टर्स पूछ रहा है, इसके कितने ऑड फैक्टर्स होंगे। तो गुणनखंडों की संख्या निकालना, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना या सम की निकालना, इसका एक नियम होता है। हमसे पूछा गया यहाँ पे विषम की, तो जब हमें विषम गुणनखंड निकालने हो तो क्या करना है वो देखिए आप। यहाँ पे हमें अगर विषम गुणनखंडों की बात कर रहा है दोस्तों ये, तो हमें सम से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे जो सम गुणनखंड हमारा कौन सा है 2 की पावर 9, ये हमारा एक सम गुणनखंड है। इसके आगे क्या है 3 की पावर 5 दिया है, उसके बाद 5 की पावर 4 दिया है, इसके बाद 7 की पावर 6 दिया है। तो यहाँ पे ये 3 हमारे क्या है दोस्तों ऐसे फैक्टर हैं जो विषम है, इनके ऊपर पावर है। तो पावर वाले नंबर से हम फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं विषम या सम, वो देखिए। अगर बात यहाँ विषम की गई है तो सम से हमें यहाँ पे कोई लेने देना नहीं है, सम वाले को छोड़ देंगे।
बाकी जो आपकी पावर बच रही है विषम फैक्टर्स पर, उन पे ध्यान देना आपको। ये जो पावर दे रखी है दोस्तों आपको, इनमें क्या करना है, अपने पास से इनमें रूल क्या है, एक बढ़ाकर एक बढ़ा लीजिए दोस्तों, सब में एक प्लस कर लीजिए जो पावर होती है, क्योंकि एक फैक्टर दोस्तों सभी का होता है, तो एक के ऊपर एक पावर मान के हम क्या करते हैं, एक पावर सबकी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पावर बढ़ा देंगे आप, तो इनकी पावर कितनी हो जाएगी, इनकी पावर बनेगी 5 और 1 6, ये 6 बनेगी दोस्तों, ये 6 होगी, और 4 1 5, और ये 6 1 7। इनकी आपस में गुना करनी होती है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो ऑड फैक्टर्स कितने बनेंगे, ऑड फैक्टर्स की संख्या से निकाल सकते हो। तो कितने बनेंगे, 6 पंजे 30, 30 सत्ते 210। रूल क्या है, अगर आपसे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, जो आपकी पावर वाले नंबर दे रखे हैं दोस्तों, विषम वालों को देखना है, सम वालों को नहीं देखना। सम की बात ही नहीं की गई, हमें सम वाले नहीं लेने, विषम वाले लेने हैं। तो विषम वाली जो पावर वाली संख्या होती है दोस्तों, पावर में एक प्लस करके आपको गुना करना होता है आपस में, और जो गुना करके आपका प्रोडक्ट बनेगा वही आपके फैक्टर्स की संख्या हो जाती है। तो 210 यहाँ पर हमारे विषम गुणनखंड हो जाएंगे। यदि हमसे सम की पूछते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पे इसको भी इंक्लूड कर लेते, लेकिन इसमें हम +1 नहीं करते। ठीक है दोस्तों, इसमें हम सम की पावर उतनी रखते हैं, बाकी में +1 करके क्या करते, मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे इवन फैक्टर्स आ जाते हैं। अगर हमसे इवन पूछेगा तो हमें क्या करना है, इवन फैक्टर्स को भी लेना होता है, परंतु उसकी पावर को उतने ही रखना होता है जितनी वो दिख रही है। ठीक है, बाकी में +1 करके आपको बढ़ा के मल्टीप्लाई करना होता है। फिलहाल यहाँ पे पूछे गए आपसे ऑड फैक्टर्स, तो ऑड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे आपके 210। तो आपको ये रूल इस पे लगाना होता है, अगर आपको फैक्टर निकालने होते हैं तो इस तरह आप इसको लगा सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी उम्मीद है एग्जाम में पूछे जाने की। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, अंत तक वीडियो को देखना दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अच्छे से प्रैक्टिस करके आप इनकी जाइए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को क्या बोला इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ 2 कथन दिए गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी दोस्तों आने लगे हैं अब। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के ही हैं। इसमें बोला गया है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन हमें बताना है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, 3 की पावर 2002 -1 तथा 3 की पावर 2002 + 1 का HCF 4 है। ये बात हमसे पूछ रहा है कि इनका HCF 4 है। अगर इनका HCF 4 होगा तो ये दोनों संख्या दोस्तों किससे घटेंगी, 4 से घटेंगी। इसका मतलब हमें वेरीफाई करना है कि ये दोनों नंबर, ये वाला और ये वाला, 4 से कटते हैं या नहीं कटते। ठीक है, अगर ये दोनों नंबर 4 से कट गए दोस्तों, तो हम कह सकते हैं 4 इनका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सेकंड कथन क्या है आपका, 4 की पावर 84 - 1 5 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, ये हमें बताना है। अगर ये नंबर हमारा 5 से पूरा कटता है तो ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। तो दोनों ही कथन को हमें चेक करना है अच्छे से। तो देखिए क्या है, चेक करने का तरीका क्या होता है। अगर आपके नंबर पे कोई बड़ी पावर आती है दोस्तों, तो बड़ी पावर को हम किसी भाजक से कटेगा नहीं कटेगा कैसे चेक करते हैं वो देखिए। भाजक यहाँ पे दिया है 4, यानी HCF दिया इनका 4, फिर 4 से कटता है या नहीं कटता, बस ये हमें चेक करना है। तो रूल क्या होता है दोस्तों, यदि हम a की पावर n को, और -1 भी ले लीजिए साथ में इसके, a की पावर n - 1 को किससे डिवाइड करें, a + 1 से डिवाइड करें। किससे करें दोस्तों, a + 1 से, यानी बेस से एक ज़्यादा से डिवाइड करें। तो आपके यहाँ पे क्या करना होता है, पावर को देखना होता है, पावर सम है या विषम। तो यहाँ जो पावर अगर आपकी सम है, यदि पावर हमारी क्या है दोस्तों, कोई इवन नंबर है, तो ये नंबर आपका हमेशा a + 1 से पूरा कटेगा। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, भाज्य होगा, डिविजिबल होगा। अगर ये कंडीशन है तो पावर सम होनी चाहिए, a की पावर n - 1, ये फॉर्मेट होना चाहिए दोस्तों आपका, और आप इसे a + 1 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर आपका पूरा हमेशा किससे कट जाएगा दोस्तों, a + 1 से पूरा कट जाएगा। अब कंपैरिजन करते हैं कि a की पावर कितना है दोस्तों, यहाँ पे
3 की पावर 2002 -1 क्या हमारा 4 से डिविजिबल होगा? तो बिल्कुल, देखो बेस हमारा कितना है, 3 है यहाँ पे दोस्तों, और हम 3 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक ज़्यादा से। और पावर हमारी कैसी है दोस्तों, यहाँ पे पावर हमारी सम है, इसका मतलब ये नंबर हमारा 4 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं ये नंबर हमारा 4 से पूरा पूरा कट गया। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप को चेक कर लेते हैं, जो प्लस में दिया गया है। ये तो माइनस वाला था हमारा, ये नंबर तो 4 से डिविजिबल है, इसको और चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो नंबर क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ नंबर दिया है 3 की पावर कितना है, 3 की पावर 2002, और प्लस में क्या दिया है 1। क्या ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है? ठीक है, यहां जो दिया गया दोस्तों, अगर मैंने बोला आपको कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है यदि a की पावर n -1 पावर हमारी सम हो और -1 हो तो ये हमारा हमेशा a+1 से डिविजिबल होता है। परंतु यदि हमारा यहाँ पे +1 आ जाए दोस्तों, तो ये हमारा a+1 से कभी डिविजिबल नहीं होगा। यदि मैं यहाँ पे से प्लस कर दूँ दोस्तों, प्लस पावर हमारी क्या है, सम है, और मैं इसको a+1 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या ये हमारा a+1 से डिवाइड होगा? तो इसका सही आंसर होगा नहीं, ये भाज्य नहीं होगा, ये विभाज्य नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इसका सीधा मतलब है ये नंबर हमारा 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका पहले वाला रॉन्ग है, ये सत्य नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं दोस्तों, ये वाला स्टेटमेंट ऐसे ही है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया अभी, अगर यहाँ माइनस का हो जाता है तो ये नंबर हमारा a+1 से पूरा पूरा कटता है, एक ज़्यादा से पूरा पूरा कटता है। 4 है यहाँ पे, 4 की पावर 84 एक सम संख्या है, -1, ठीक है, और हम 4 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से, उससे अगले नंबर से। अगर 4 को इससे अगले नंबर से डिवाइड करेंगे, -1 है तो ये पूरा पूरा आपका कट जाएगा। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना था। आपको ये थ्योरी पता होनी चाहिए, ये कंसेप्ट इसका पता होना चाहिए, आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, कथन हमारा पहले वाला गलत हो जाता है और दूसरे वाला सही। ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही जाता है, चलिए देखते हैं। केवल फर्स्ट गलत हो गया, ये नहीं हो सकता दोस्तों, केवल सेकंड ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या होगा वो देख लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ का जरूर आएगा, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, कम से कम एक तो आएगा, और मैक्सिमम आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं एलसीएम एचसीएफ पर। तो देखिए, 2 संख्याओं का लैसे उनके मैसे से 12 गुना है। यदि एक संख्या 15 है और मैसे लैसे का योगफल कितना है, 65 है, तो दूसरी संख्या हमसे पूछिए दूसरी संख्या क्या होगी। इसमें हमें दूसरी संख्या बतानी है। इसमें हमें लैसे नहीं दिया, मैसे नहीं दिया, उनमें आपस में क्या दिया है दोस्तों, गुणात्मक संबंध दिया है। लैसे जो है वो मैसे का कितने गुना है, 12 गुना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें लैसे मैसे का रेशो दिया है। तो चलिए रेशो से इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम कितना है आपका और एचसीएफ कितना है, इनका हम रेशो ले लेते हैं। एचसीएफ 1 माना, एलसीएम इसका 12 गुना है, तो एलसीएम को ले सकते हैं आप कितना, एलसीएम को ले लेते हैं 12। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दिया दोस्तों लैसे और एचसीएफ का क्या दिया है, एचसीएफ और एलसीएम का क्या दिया है, योगफल दिया है। तो यहाँ भी हम इनका योगफल बना लेते हैं। इनका योगफल बनेगा कितना, 13, और 13 किसके बराबर होगा, योगफल के बराबर ही होगा, योगफल 65 है। तो 13 का 13 और 13 पंजे 65। तो यहाँ से जो हमारी 1 की वैल्यू निकल गई दोस्तों, एक तरह से ये हमारा क्या है, एचसीएफ है। ये किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। एचसीएफ हमारा 5 आ गया। अगर एचसीएफ हमारा 5 है तो एलसीएम इसका 12 गुना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 गुना 12। अब हमसे बोला गया है एक संख्या में दी गई है, दूसरे में बतानी है। तो 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके
LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमें पता है। इसमें एक संख्या दी गई है कितनी, 15, एक संख्या 15 है और दूसरी हमें इसमें निकालनी है। दूसरी संख्या इसमें हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या करना है, एलसीएम दिया है 12 गुना 5, ये हमारा एलसीएम हो जाता है। अगर एक की वैल्यू 5 है दोस्तों तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, 60 हो जाएगी। तो 12 पंजे 60, ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ कितना है 5, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया 5। बस इसको सोल्व करना है। 5 तिया 15, इस 5 से घट जाता है, 5 तिया 15, 3 बार कटेगा। अब इस 3 से हमारा ये कितनी बार जाता है, ये 4 बार जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाती है, 4 पंजे 20। 5 से घटा हमारा, ये 5 से घटा कितनी बार, 15, 3 बार, 3 से घटा 12, 4 बार, तो 4 पंजे 20। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आ गई दोस्तों वो कितनी आ गई, तो b की वैल्यू आ जाती है 20। तो दूसरी संख्या हमारी क्या है, दूसरी संख्या होगी ऑप्शन नंबर डी हमारा, यानी 20, 20 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का गुणात्मक संबंध एलसीएम एचसीएफ में दे दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन को इस तरह से लगाना होता है। आपको इसमें ज़्यादातर क्या दिया होता है, एलसीएम एचसीएफ का योगफल ही दिया होता है, और हम भी यहाँ पे क्या बनाते हैं, रेशो में योगफल बना के योगफल को सेटिस्फाई कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन है। इस एवरेज वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है दोस्तों, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया है, कितना है 33 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल हमें इसमें बताना है। तो जब आपको कुछ क्रमागत संख्याओं का या विषम संख्याओं का या फिर सम संख्याओं का औसत दिया जाए और आपसे उनमें से किन्हीं संख्याओं का योगफल या फिर छोटी बड़ी संख्या या फिर संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछा जाए, तो जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिए दोस्तों। आप यहाँ से छोटी बड़ी संख्या आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको संख्या पता चल गई तो आप उनका गुणनफल योगफल सब कुछ बता सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, छोटी बड़ी संख्या कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे आपके टोटल नंबर कितने हैं, 5 नंबर हैं, इनका एवरेज दिया है आपको, कितना एवरेज दिया है 33। और ये 5 नंबर किस प्रकार के हैं दोस्तों, ये हमारे ऑड नंबर है, लगातार 5 विषम संख्या दी गई है, उनको औसत दिया है 33। तो जब भी सम या विषम की बात करें दोस्तों, तो आपको छोटी बड़ी संख्या निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा टोटल नंबर है 5 है, यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत कितना है 33। तो आपको क्या करना होता है, यदि आपको बड़ी संख्या निकालनी है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है आपको, इन 5 में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आपको टोटल नंबर में से दोस्तों 1 माइनस करना है और एवरेज में क्या करना है, जोड़ देना है। तो 5 में से 1 कम करें आप, इसमें 5 में से आपको क्या करना है, 1 कम करना है हमेशा। जब भी कुछ क्वेश्चन बोलेगा आपको इस तरह से, आपको टोटल नंबर में से 1 माइनस करके क्या करना है, अपने एवरेज में जोड़ देना है। तो एवरेज कितना है 33 और इसमें आप कितना जोड़ोगे 4, तो आपको ऐसे मिल जाएगा लार्जेस्ट नंबर 37। और यदि आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो आप इसका उल्टा करोगे। आप क्या करोगे, इस बार 33 में से 4 माइनस कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, कितना आ गया 29। तो आपसे बोला गया है इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, गुणनफल क्या होगा, तो हम की गुना कर लेते हैं। 37 लार्जेस्ट नंबर है, छोटा नंबर कितना है 29। तो इनका मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको मिलेगा कितना, इनकी गुना करके देखो 9 सत्ते 63, तो पीछे हमारा जो इकाई अंक है कितना आएगा 3, और 3 वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं, पूरी गुना करने की आवश्यकता नहीं है, 1073 ऑप्शन नंबर, ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा 1073। 9 सत्ते 63, 3 मिलने वाला है, 3 हमें एक ही ऑप्शन मिलता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पूरी गुना करने से बचना है। यदि ऑप्शन हमारे कुछ इस तरह सेट किए गए हैं कि इकाई अंक हमारा मैच नहीं कर रहा सब में, तो किसी एक में ही कर रहा है, तो बस हमारा आंसर जल्दी आ जाता है, पूरी गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर बता सकते हो। ये किसके लिए नियम होता है, ये इवन नंबर या फिर ओड नंबर के लिए होता है। इवन हो या फिर ओड नंबर हो, यहाँ पे आप लगा सकते हो। -1 करके टोटल नंबर में से 1 घटा करके प्लस करके आप लार्जेस्ट नंबर निकाल सकते हो, माइनस करके स्मॉलेस्ट नंबर निकाल सकते हो। तो चलिए इसका आंसर आ गया 1073।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। मेंस्ट्रुएशन का एक क्वेश्चन है 3D का। 35 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक बेलन से 10 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं। गोलियों की संख्या बोली पूछी गई हमसे, बोला है गोलियों की संख्या बताओ। तो जब भी किसी बड़े फिगर से दोस्तों छोटे फिगर वाली कोई आकृति बनाई जाती है तो यहाँ पे नंबर निकालने का तरीका क्या होता है, बड़े आयतन को आपको क्या करना है, छोटे फिगर के आयतन से डिवाइड कर देना है। जो बड़ा फिगर है दोस्तों उसके आयतन को, उसके वॉल्यूम को छोटे फिगर के, जो हम छोटे फिगर उनके बना रहे हैं उनके वॉल्यूम से क्या करेंगे, बड़े वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्या निकल जाएंगे, आपके फिगर्स निकल जाएंगे जो भी आपसे पूछा है, गोलाकार फिगर्स। ठीक है, तो यहाँ बात की गई है बेलन की और गोले की। तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन आप जानते होंगे, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन की शेप कुछ इस तरह से होती है, मैं आपको बना के बताऊं तो ये इस तरह सिलेंडर की फॉर्म होती है। ये यहाँ से इसकी हाइट ली जाती है और यहाँ सेंटर से इधर की या इधर की इसकी क्या दी जाती है, त्रिज्या ली जाती है। और इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें बनाने हैं दोस्तों छोटे छोटे गोले, ये गोले। ठीक है, गोले सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से गोलाई तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। हमें यहाँ पे बेलन का दिया है दोस्तों, मेजरमेंट कितना है, ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। और इस 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन से हमें क्या बनाना है, हमें बनाने हैं गोले, छोटे छोटे गोले। तो कितने गोले बनेंगे ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो बेलन का वॉल्यूम है दोस्तों उसके वॉल्यूम को हम किससे डिवाइड करेंगे, गोले के वॉल्यूम से, एक गोले के वॉल्यूम से। गोले का आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पाई हमारा कांस्टेंट रहता है तो पाई से पाई काट सकते हो आप। ठीक है, हमारी त्रिज्या क्या दी गई, यहाँ पे त्रिज्या दी गई 10, ऊंचाई कितनी दी गई है 35, और गोले की जो त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों, व्यास अगर 10 है गोले का तो त्रिज्या कितनी बनेगी, त्रिज्या बनेगी 10 का हाफ यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ पे इसका मेजरमेंट कर लेते हैं दोस्तों, रख देते हैं और वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। पाई से पाई कट जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा और क्या कटने वाला है, इसको मैं R1 ले लेता हूँ, इसको R2 कर लेता हूँ दोस्तों, ये R2 मान लेते हैं, या इसको मैं कर लेता हूँ ताकि थोड़ा अलग दिखे। चलिए इसको कर लेते हैं आप, और ये कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, R3, ये हमारा ये हो जाता है। तो करना क्या है, इसमें R ऊपर रखते थे दोस्तों, बेलन की जो त्रिज्या है कितनी है 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 गुना 10, पाई से पाई कट जाता है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 गुना 10, ऊंचाई 35 है, पाई से मैंने पाई पहले ही काट दिया। अपोन में क्या चल रहा है 4/3, तो 4/3 यहाँ पे गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। बस इसको सोल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 से कटेगा 7 बार 5 सत्ते 35। अभी बटे के बटे में जो दोस्तों 3 है ये भी ऊपर चला जाएगा, गुना में चला जाएगा, तो 4 से आपका 4 कट गया दोस्तों, तो 3 जाएगा 7 की गुना में। तो संख्या कितनी आ जाएगी, गोलों की संख्या आ जाएगी n मान लेते हैं, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 या 21, तो 21 गोले बनेंगे आपके छोटे छोटे इस बेलन से। ठीक है, तो इस तरह आप लगा सकते हो। अगर आपको फिगर की काउंटिंग करनी है दोस्तों, संख्या निकालनी है, तो बड़े बेलन के आयतन को किससे डिवाइड करना है, एक छोटे गोले के आयतन से डिवाइड करना था। क्योंकि जब भी हम क्या बनाते हैं दोस्तों, एक बड़े फिगर से कुछ छोटे छोटे फिगर बनाते हैं तो उन सब का टोटल जो आयतन बनेगा वो बड़े फिगर के आयतन के बराबर होता है। चलिए, तो हमें यदि संख्या निकालनी होती है दोस्तों, तो बड़े फिगर का जो आयतन है उसको छोटे फिगर के आयतन से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्या निकल जाएंगे, आपके फिगर निकल जाएंगे।
गोलों की संख्या निकल जाएगी। 21 यहाँ पे गोले बनेंगे आपके। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा कोइंस का एक क्वेश्चन, रेशो का कोइंस का जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, थैले में कुछ सिक्के होते हैं, उनका रेशो दिया जाता है और टोटल अमाउंट दिया जाता है सभी सिक्कों का, और आपसे किन्हीं सिक्कों की वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, संख्या पूछी जाती है। तो यहाँ पे दिया है सिक्कों की संख्या का अनुपात, और सिक्के किस किस के हैं? 1 रुपये के सिक्के हैं, ₹1, 1 रुपये का सिक्का, और 2 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हो गए, और लास्ट में हमारा क्या है? 5 रुपये के सिक्के हैं। तो 3 प्रकार के सिक्के यहाँ पे दिए गए हैं। इनकी संख्याओं का रेशो दिया है 12:5:3। ये इनकी संख्याओं का अनुपात है दोस्तों, संख्याओं का अनुपात। हमें थैले में कुल कितने रुपए दिए हैं? 3626 रुपया। हमें इनके मूल्य का रेशो बनाना है। यहाँ पे इनका टोटल क्या बनाना पड़ेगा? आपको मूल्य बनाना पड़ेगा। तो 1 रुपये के 12 सिक्के मान लीजिए आप, ये संख्याओं का अनुपात है। 2 रुपये के 5 सिक्के और 5 रुपये के 3 सिक्के। तो हम यहाँ रेशो में दोस्तों क्या बनाते हैं? टोटल वैल्यू बनाते हैं इन सिक्कों की, वैल्यू यानी मूल्य का अनुपात बना लेते हैं। तो मूल्य का अनुपात क्या बनेगा? देखिए मेरे पास 1 रुपये के 12 सिक्के, तो कितने मूल्य बनेगा दोस्तों इनका? इसका मूल्य बनेगा 12×12, तो 12 रुपये बनेंगे। 1 रुपये के 12 सिक्के तो 12 रुपये बनेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 2 रुपये के 5 सिक्के तो कितने बनेंगे दोस्तों? 10। 5 रुपये के 3 सिक्के तो कितने बनेंगे? 15 रुपया। तो हमारे हिसाब से दोस्तों इन रेशो के हिसाब से इन सिक्कों का जो टोटल मूल्य बने कितना बनेगा? 12, 10, 22 और 15 कितना? 12, 10, 22 और 15 37। तो यहाँ से जो हमारा टोटल अमाउंट बना दोस्तों रेशो के हिसाब से वो कितना बना? 37 रुपया। इन सबको जोड़ के हमारा टोटल कितना बन रहा है? 37। हमारा अमाउंट बना 37 रेशो में, और यहाँ पे कितना दिया है? यहाँ पे दिया है 3626। तो हमारा 3626 के बराबर हो जाएगा ये 37 बराबर 3626। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। जब इसको 37 से आप काटोगे दोस्तों तो ये 9 बार कटेगा। ठीक है, 37 एकन 37, ये कट जाएगा। पहली बार में 9 बार कटेगा। 37 नम्मा होते हैं 333। ठीक है दोस्तों, और फिर बचेगा आपका कितना? आपका बचेगा, ये बचेगा आपका 62 है दोस्तों, ये बचेगा आपका 29। ठीक है दोस्तों, और ये 8 बार चल जाएगा, 98 टाइम और कट जाएगा ये। तो आपका ये पूरा कट जाएगा 98 टाइम, यानी 98 बार कटेगा ये 37 से। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 98। आपको संख्या किसकी बतानी है? 5 रुपये के सिक्कों की। तो रेशो में हमारे 5 रुपये के सिक्के कितने हैं? 3 सिक्के दोस्तों। कितने हैं? 3। तो 98 हमारा किसके इक्वल है दोस्तों? एक रेशो के बराबर हमारा 98 आ गया। तो 3 की वैल्यू क्या होगी? तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 98 मल्टीप्लाई 3। तो 3 अट्ठे 24 और 3 नम 27, 2 29, यानी कि 294 सिक्के। तो यहाँ पे 5 रुपये के जो सिक्के होंगे दोस्तों, ₹5 के जो सिक्के होंगे उनकी संख्या कितनी है? 3 रेशो में, और 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 294। तो 294 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसका वो देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान से देखिए। परसेंटेज का क्वेश्चन है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है। ए की आय सी की आय से कितने % कम है, ये हमें इसमें बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप इसको रेशो बना के आसानी से कर सकते हो दोस्तों। कैसे करेंगे वो देखिए, बस ध्यान से आपको देखना है, और एग्जाम में आपको जाके इस तरह लगाना है जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पहले दिया है कंपैरिजन किस में? ए और बी की आय में। ए की आय बी से 40% ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। बी की आय को 100 मान लीजिए आप, तो ए की हो जाएगी 140। अब बात करें सी की, तो सी की जो आय है इन दोनों की टोटल आय से कितनी कम है? 30% कम है। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, सी की आय
इन दोनों की आय का कितना बनेगा 70%। तो 140 और 100 240 का 70% क्या होगा वो हमें देखना है। तो हो जाएगा 168, ठीक है 168। आप 240 का जब निकालोगे 70% तो आपको कितना मिलेगा 24 7 168, तो कितना आ जाएगा 168। तो सीधा आप यहाँ पे 168 लिख सकते हो। तो यहाँ से हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब हमसे बोला गया है कि ए की जो आय है वो सी की आय से कितने % कम है। तो वैल्यू में पहले देख लेते हैं वैल्यू में कितनी कम है। यहाँ सी 168 है और ए कितना है 140, तो कितना गैप आ गया, कितना कम है वैल्यू में, तो ये कम हो जाता है 28, ठीक है। किससे कम है 168 से कम है, ठीक है दोस्तों। सी की जो वैल्यू है वो ए से कितनी ज़्यादा है 28, या ये कह सकते हो ए की वैल्यू सी से 28 कम है। सी से कम है तो सी से कंपेरिजन कर रहे हैं, तो बटे में रखा जाएगा सी की वैल्यू और इसको मल्टीप्लाई में करेंगे 100, ताकि हमें परसेंटेज में बताने में आसानी रहे। तो 100 को गुना करके इसमें परसेंटेज में हमारा आ जाएगा 28 का होता है 168। 28 से कटेगा कितनी बार 6 बार, और 100/6 का मतलब होता है दोस्तों कितना, 2 से और काट लीजिए आपको 50/3 भी मान सकते हैं आप इसको। तो 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, ठीक है। ऊपर 50 आ गया आपका, 2 से मैंने और काटा इसको, नीचे 3 आ गया, तो 50/3 को लिखा जा सकता है 16 से 2/3%। तो इसका वैल्यू क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। तो ए हमारा सी से 16 से ही 2/3% कम हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए दोस्तों। सारे ही क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन बड़े। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्या है। अनिल बीना को 20% के लाभ पर एक कार बेचता है और बीना इस कार को करण को 25% के लाभ पर बेचती है, ठीक है दोस्तों। यदि करण ने इसके लिए 2,25,000 का भुगतान किया हो तो अनिल ने इस कार को कितने में खरीदा था। अनिल का क्रय मूल्य हमें इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है इसमें, आपको हमें निकालना है अनिल का क्रय मूल्य। तो अनिल का क्रय मूल्य मान लेते हैं हम ए, यानी कि अनिल ए, अनिल ने इसको ए में खरीदा, ठीक है दोस्तों। अनिल ने पहली बार इसे किसे बेचा, बीना को बेचा 20% के लाभ पर। तो बीना को बेचा 20% के लाभ पर, तो कितने बेचोगे 120/100 पर, ठीक है दोस्तों 120% पर। आगे भी चलते हैं दोस्तों। बीना ने इसे करण को बेचा 25% के लाभ पर, तो बीना के लिए इसका एसपी कितना हो जाएगा 125/100, ठीक है दोस्तों। और करण ने फाइनली से कितने में खरीदा, ये हमारा लास्ट सेलिंग प्राइस है दोस्तों 125/100। ये किसके इक्वल होगा 2,25,000 के बराबर। तो ये हमारा किसके इक्वल जाएगा 2,25,000 के बराबर, ठीक है दोस्तों 2,25,000। करण ने इसको इतने में खरीदा और जितने में से करण ने खरीदा होगा दोस्तों उतने में से बीना ने बेचा होगा। तो बीना का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर होगा, करण के क्रय मूल्य के बराबर, करण के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो बस हमें यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है, मतलब अनिल की वैल्यू निकालनी है। तो अनिल की वैल्यू निकालने के लिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 20% लाभ पर तो छोटा कर लीजिए, 20 × 120 पंजे 100, 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 5 से 5 कट जाता है, 5 से 5 कट जाता है। यहाँ बचेगा 6/4, इसको और छोटा कर सकते हो, 2 × 6, 2 दूनी 4। तो फाइनली में क्या मिला दोस्तों, यहाँ पे फाइनली में मिला a × में 3/2 किसके बराबर चल रहा है 2,25,000 के बराबर। और 3 से भी दोस्तों ये कट जाएगा, ये 3 से पूरा कट जाएगा, 3 × 7 = 21 और 3 पंजे 15, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 75,000। और 75,000 में जब 2 की गुना लगाएंगे दोस्तों तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो ए की वैल्यू आएगी 1.5 लाख, यानी कि 75,000 का दुगना हो जाएगा 1.5 लाख, 1,50,000। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1,50,000। तो अनिल ने इस कार को 1,50,000 में खरीदा होगा, तब जाके 2 हाथों में को निकल कर दोस्तों कितने की हो जाती है 2,25,000 की। तो पहली बार जब अनिल ने से खरीदा होगा दोस्तों बेचने से पहले, तो अनिल ने से कितने में खरीदा होगा 1,50,000। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आगे भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, तो बस आपको ध्यान से प्रैक्टिस करनी है।
ये क्वेश्चन देखिए आप दोस्तों, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 वर्षों की अवधि के लिए निवेश की गई धनराशि पर साधारण ब्याज निवेश की गई धनराशि के 4/5 के बराबर है, तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जब भी इसमें आपको दर पूछे या समय पूछे और आपका ब्याज फ्रैक्शन के रूप में दिया जाए तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। आपको ये फ्रैक्शन दिया है दोस्तों, आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। तो आपको जो ब्याज होगा परसेंटेज में क्या होता है, R इंटू टी, ये आपका ब्याज होता है परसेंटेज में। और ब्याज हमें कितना दिया है, 4/5, मूलधन का 4/5। तो इस 4/5 को आप 100 से गुना करके परसेंटेज में ला सकते हो। तो हम कहेंगे ये कितना हो जाएगा, 20 और 20 चौक 80। तो यहाँ पे हमारा 80% ब्याज बनता है दोस्तों। कितना बनता है, 80% ब्याज बनता है, जो हमारे R इंटू टी के बराबर होगा, यानी परसेंटेज में ब्याज के बराबर होगा। यहाँ पे आपको समय दिया है 10 वर्ष का, तो R हमारा आसानी से निकल जाएगा, ये 10 से कट जाएगा दोस्तों, 10 8 80, तो R की वैल्यू कितनी आ जाती है, 8%। इस क्वेश्चन का आंसर आप बिना पेन के भी दे सकते हो, इतना बड़ा दोस्तों क्वेश्चन नहीं होता है, आप इसे ओरली दे सकते हो। फ्रैक्शन को सीधा आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, 4/5 का मतलब होता है 80%। 80% ब्याज बना हमारा कितने सालों में, 10 सालों में। तो एक साल में कितना बनेगा, एक साल में बनेगा 8%, और एक साल में 100 पर लगने वाला जो आपका ब्याज होता है दोस्तों, वो क्या होता है, परसेंटेज में ब्याज की दर, ठीक है। तो 8% हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको इसका आंसर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी आपका ब्याज का ही है, बस अंतर ये है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन है, वो वाला हमारा साधारण ब्याज का था। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, कितना है दोस्तों, 3 साल का 558 रुपया, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, हमें इसमें ज्ञात करना है धनराशि, मूलधन इसमें ज्ञात करना है। तो मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए दोस्तों, वो जानते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी आपको 5% या 10% दिया जाए, तो दोस्तों जब भी आपसे मूलधन पूछा जाए, आपको डिफरेंस दिया जाए, तो आप क्या करें, रेशो मेथड से आसानी से इसको लगा सकते हो। तो यहाँ पे 10% वार्षिक हमारा क्या है, ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज। 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस दिया है, कितना दिया है यहाँ पे, 558 रुपया। तो चलिए मूलधन कैसे याद करना है दोस्तों, देखिए होता क्या है, यहाँ पे जो हमारा ब्याज होता है 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। तो हम ये मान सकते हैं हर साल हमारा जो पैसा होगा दोस्तों, 10 पर एक ब्याज लगकर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हमारा मूलधन अमाउंट में बदल जाएगा 10 से 11 होने पर, ठीक है दोस्तों। हर साल हमारा पैसा 10 से 11 होगा। अगर रेट हमारा कितना है, 10% वार्षिक है, तो इसका मतलब हो गया 1/10, यानी 10 पर एक ब्याज मिलता है एक साल में, तो 10 से 11 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगले साल ये फिर से 10 से 11 होगा, ये चलता रहेगा, 10 से 11 होगा। तो यदि मैं बात करूँ सीधा सीधा इसको, तो 1000 से कितना हो जाएगा, 3 सालों में कितना हो जाएगा, 1331। तो ये हमारा मूलधन बनता है, ये बनता है हमारा दोस्तों क्या, ये बन जाता है हमारा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। क्या बनता है, चक्रवृद्धि ब्याज प्लस आपका मूलधन इन 1331 हमारा अमाउंट बन जाता है। इसमें दोस्तों हमारा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, तो आप देखिए 1000 रुपये की राशि पर 3 साल में आपको कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला, तो 331। कितना मिला, 331। ये हमारा CI है दोस्तों। अगर बात करूं दोस्तों 1000 रुपये पर 3 साल का 10% की वार्षिक दर से दोस्तों साधारण ब्याज कितना होगा, तो 1000 पर 3 साल का 10% के हिसाब से साधारण ब्याज कितना होगा, तो 300 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ हमारा डिफरेंस आ जाता है 31 रुपये का। कितना आता है, 31 रुपये का डिफरेंस हमारे यहाँ पे आ जाता है। और वास्तव में डिफरेंस कितना दिया है, 558 का। तो मैं अगर बात करूँ सीधे सीधा, हमारा डिफरेंस है 31 दिया है, और 31 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 31 की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पे 558, ठीक है। 558 आपको यहाँ पे दी गई 31 की वैल्यू, काट के इसको छोटा कर लेते हैं। 31 1 31 दोस्तों,
31 सेकंड 31 से कितनी बार कटेगा दोस्तों? एक बार कटा है हमारा, कितना बचेगा? ये बचेगा हमारा दोस्तों 14, तो ये हो जाएगा 148। 31 से कटेगा 31 अट्ठे 24 बचेगा दोस्तों, ये 24 है हमारा, 248 हो जाएगा। 31 अट्ठे 248, तो ये कटेगा आपका 18 बार। और दोस्तों हमने मूलधन कितना माना है अपना? मूलधन माना हमने 1000, तो 1000 किसके बराबर होगा? यदि 1 हमारा 18 के बराबर है, काट के ये 248 बार कटा दोस्तों, ठीक है, ये 248 बचेगा हमारा, कटने के बाद 18 आ जाएगा, तो 1000 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 1000 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18। 31 से एक बार कटेगा दोस्तों, ये 31 का 31 बचेगा दोस्तों कितना? 24। 24 के सामने जब 8 लगाएंगे आप तो 248 हो जाएगा, तो 31 अट्ठे 248 होता है, तो 1 की वैल्यू आपको मिलेगी 18, तो 1000 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18,000। तो इस रेशो मेथड से आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो, ठीक है। वैसे तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, जब भी आपकी दर 10% दी जाए, जब भी आपको ब्याज की दर 10% दी जाए दोस्तों, तो CI और SI का जो डिफरेंस होता है दोस्तों, 3 साल की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, 3 साल की, तो आप इसका डिफरेंस हमेशा कितना लेंगे? 31 रुपये लेंगे। कितना लेंगे दोस्तों? 3 साल में। कब लेंगे? जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो? 10% हो। तो ये आपको समझाने के लिए था। अगर हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो हम सीधा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 31 बराबर 558, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों? 1000 की, तो 1000 बराबर क्या होगा? सीधा आपका 18,000 इसमें आंसर आ जाएगा। आपको ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अगर याद रखते हो तो 10% में हमारा 3 साल में मूलधन बनता है रेशो में 1000, अमाउंट बनता है 1331, तो यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो आपका डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। 31 की वैल्यू आपको दी गई है सीधी सीधी, तो इस तरह आप इसको लगा सकते थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आता है, चाल दूरी समय का क्वेश्चन। इसमें एक लड़का है अखिल, यदि यह अपनी सामान्य चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल को क्या करते हैं दोस्तों? धीमी चाल से चलता है, तो उसे 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट मतलब आधा घंटा ज़्यादा लगता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल की तुलना में 15 किलोमीटर धीमा चलता तो उसे 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। पहले भी मैं आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ, और आज भी आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसको यदि आप बेसिक से करोगे तो आपको बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ बस उसको ध्यान से समझना है, देखना है। तरीका क्या है दोस्तों? यहाँ पे इसने बोला है कि ये 150 किलोमीटर की जो दूरी है ये तय करने वाला था, ठीक है। पहली दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर की। इसने अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया तो इसे 30 मिनट ज़्यादा लगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे इसने अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया, ये चाल में परिवर्तन कितना है? 10 का, तो समय में कितना परिवर्तन आता है दोस्तों? आधे घंटे का, नहीं 30 मिनट का। हमें यहाँ पे इस 30 मिनट को क्या बनाना है? घंटे बना के रखना है। तो 30 मिनट का मतलब होता है 1/2 घंटे, तो 2 ऊपर आपका जाएगा तो यहाँ पे गुना में आ जाएगा, यहाँ से आप इसे हटा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ये बनेगा कुछ इस तरह से, तो 10 दूनी 20, तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा 150 गुना कितना? 20। अब दोस्तों हमें इस प्रोडक्ट के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका गैप कितना आ जाए दोस्तों? 10 आ जाए। जो चालों का अंतर है वो हमारा यहाँ पे आना चाहिए। तो करना क्या है, इसके हमें 2 फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिनका गैप कितना आ जाए? 10 आ जाए। तो पहले इसकी गुना कर लीजिए आप, तो 15 दूनी 30, ये हो जाएगा दोस्तों 3000। कितना हो जाएगा? अब 3000 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर कितना हो दोस्तों? 10 हो, और गुना करके कितना आ जाए? गुना करके आपका 3000 आ जाए। तो 6 पंजे 30, तो 60 गुना 50 हमारा 3000 होता है। इसका मतलब ये हुआ इस लड़के अखिल की जो वास्तविक चाल है वो कितनी है? वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसने अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी तो इसकी चाल कितनी रह जाएगी दोस्तों? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी चाल घटने के बाद है, ये इसकी वास्तविक चाल है।
अब इसने क्या बोला है इसमें, यदि वह अपनी सामान्य चाल की तुलना में 15 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चलता, तो सामान्य चाल दोस्तों क्या है इसकी, सामान्य चाल है इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता, इसमें से 15 माइनस करेंगे आप दोस्तों, इसकी चाल कितनी रह जाएगी 45, और 45 के हिसाब से इसको कितना टाइम लगता 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 घंटे। तो 2 घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से लगा सकते हो, सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको क्या करना होता है, जो आपकी दूरी दी जाती है दोस्तों, इसमें आपको आपकी जो चाल है, आपकी चाल में जो परिवर्तन है और समय में जो परिवर्तन है, उसमें आपको गुना करनी होती है, चाल को ऊपर रखना है, समय को नीचे। ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसके आपको 2 फैक्टर ऐसे करने होते हैं जिनका डिफरेंस आपकी चालों के अंतर के बराबर आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसने अपनी चाल को घटाया है, इसका मतलब पहली चाल इसकी ज़्यादा होगी और नई चाल इसकी कम हो जाएगी। ये पहली चाल और ये इसकी नई चाल। अब ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा और घटाने के बाद पहली चाल में से, तो किस चाल से चलेगा, 45 की स्पीड से 90 किलोमीटर जाने में से 2 घंटे ही लगेंगे। ठीक है, तो चलिए आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से निपटा सकते हो। इस क्वेश्चन करने का ये सबसे सरल और सबसे सस्ता तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 2 शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात दिया है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी दिया है, आयतन का अनुपात हमसे पूछा है। तो जब भी आपसे ऊंचाई का रेशो देकर, त्रिज्या का रेशो देकर, आयतन का रेशो पूछें, तो अगर बात करें दोस्तों इसका आंसर देने की, तो आप इसका आंसर यहीं पे दे सकते हो। कैसे दे सकते हो मैं आपको बताता हूँ। आयतन क्या होता है दोस्तों, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। ये बेलन का तिहाई होता है, 1/3 होता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है दोस्तों उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारे कांस्टेंट क्या क्या हैं, यहाँ पे कांस्टेंट दिया है। यहाँ पे आपके कांस्टेंट क्या क्या दिए, यहाँ पे 1/3, ये भी कट जाता है, पाई भी कट जाता है। तो रेशो हमारा किससे बनेगा, त्रिज्या और ऊंचाई से। ठीक है दोस्तों, ये हमारी ऊंचाई का अनुपात है, ये h1 हो गया और ये h2 हो गया। ये r1 मान लीजिए दोस्तों, ये r1 हो गया हमारा और ये r2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका रेशो बिना पेन के दोस्तों, ठीक है, सोल्व किए इसको बता सकते हैं। r1 हमारा r2 दोस्तों किस में रहेगा, स्क्वायर की फॉर्म में रहेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे h1 h2 क्या रहेगा दोस्तों, नॉर्मल फार्मूले में रहते हैं, स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा 2 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 से कट जाता है, तो 1:2 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, h1 से हमारा r2 कटता है और h2 से क्या कटेगा, कटने वाला था, तो क्या कटेगा r1। तो यहाँ से इसका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन से आप इसको ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, त्रिज्याओं का स्क्वायर आपको करना है, तो त्रिज्याओं का जो रेशो दिया है इनका स्क्वायर कर लेंगे आप। इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा इनकी त्रिज्याओं का स्क्वायर। और ये हमारी ऊंचाई का अनुपात है। तो पहले वाले जो h1 है दोस्तों, h1 इससे कटेगा आपका क्या, r2 कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो हमारा क्या बचेगा दोस्तों, वॉल्यूम का जो अनुपात बचेगा 1:2 बचेगा। कितना बचेगा, 1:2। इस तरह आप इसका आंसर दे सकते हो। चलिए अब इसके फॉर्मेट पे आ जाते हैं। फॉर्मेट क्या है इसका, आप इसका आंसर दूसरे फॉर्मेट से कैसे दे सकते हो। तो V1/V2 हमें बताना है दोस्तों। 2 शंकु यहाँ पे हैं, ये इसका फॉर्मेट होता है। पहले शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r1 का स्क्वायर इंटू में h1। दूसरे शंकु का आयतन क्या होगा दोस्तों, 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू में h2। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दीजिए दोस्तों। ये हमारा h1 है, ये h2 है, ये r1 है, r2 है। तो देखिए ये तो कट ही जाता है यहाँ से, इसका कोई रोल नहीं है। पाई कांस्टेंट है, पाई कट जाता है, पाई से पाई कटेगा दोस्तों। हमें वैल्यू किसकी देखनी, r1 h1 की, r2 और h2 की। तो r1 यहाँ पे कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। h1 कितना दिया है यहाँ पे, h1 दिया है 2, तो ये हमारा ये हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, इंटू में अपॉन में आपको r2 कितना दिया है, r2 दिया है कितना 2, तो यहाँ पे r2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और h2 कितना है दोस्तों 1, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/2
यानी कि V1/V2, ये इनके आयतन का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इस तरह आप इसका आंसर दे पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इन क्वेश्चन को आप ध्यान से प्रैक्टिस करके जाइए, एक बार वीडियो देखिए, एक बार खुद लगा के देखिए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आप इन्हें कर पा रहे नहीं कर पा रहे, और एग्जाम में जब आप जाओगे तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। चलिए, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। कहाँ गए भैया? कार्य समय का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लगा के देखिए आप इसे। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करके जाइए। हो सकता है आपको एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन दिख जाएं। क्वेश्चन में दिया है 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में करते हैं, जबकि एक साथ मिलकर 8 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, ये हमें इसमें बताना है दोस्तों। तो क्या करना होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो क्या करना है, देखिए 16 पुरुष करते हैं 8 दिन में, तो 16 आदमी जो काम करते हैं दोस्तों वो कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। ठीक है दोस्तों, 8 दिन में। तो आपको इस तरह लिखना है, आदमी गुना उनके दिनों की संख्या। जितना काम 16 आदमी 8 दिनों में करते हैं दोस्तों, यानी 16 आदमी की 8 दिनों की काम करने की जो क्षमता है किसके बराबर होगी? एक साथ मिलकर 8 आदमी और 9 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर देती हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे 8 मैन और 9 वोमेन मिलकर इसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। तो आपकी गुना लगानी होती है, तो 16 × 128 दोस्तों, 128 हमारा आ गया m, यानी आदमी किसके बराबर होंगे? 10 × 8 80 m के प्लस 10 9 90 w के। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, ये आदमी घट जाएंगे आपके 128 में से, आदमी को आदमी से घटाना है। तो 128 में जब 80 घटाओगे आप तो बचेगा आपका 48 आदमी किसके बराबर होंगे? 90 महिलाओं के बराबर होंगे। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान आपको देना है। 48 आदमी यहाँ पे किसके बराबर हैं? 48 आदमी यहाँ पे किसके बराबर दोस्तों? तो यहाँ पे बराबर हो जाएंगे हमारे 90 महिलाओं के। ठीक है, अगर 48 आदमी हमारे 90 महिलाओं के बराबर हैं तो हम देख लेते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग में कितने आदमी दोस्तों? 16 आदमी। तो 16 आदमी हमारे किसके बराबर होंगे उसको देखिए, तो इसको 16 बना दीजिए आप, 3 से भाग कर लेंगे, 3 से भाग कर लीजिए आप। 16 आदमी किसके बराबर होंगे? 30 महिलाओं के बराबर। 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर लिया, तो 16 आदमी हमारे किसके बराबर हैं? 30 महिलाओं के दोस्तों। ठीक है, अगर 16 आदमी 30 महिलाओं के बराबर काम करते हैं तो यहाँ पे महिलाओं के साथ कितने आदमी थे? 8 आदमी। तो 8 आदमी कितने महिलाओं के बराबर काम करेंगे? 15 महिलाओं के बराबर। तो 8 आदमी की जगह हम क्या मान लेते हैं दोस्तों? 15 महिलाएं मान सकते हैं, और 9 महिलाएं आपकी दोस्तों ये रही। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे 15 और 9 24, तो 24 महिला किसी काम को 10 दिन में करती है। 24 महिला किसी काम को 10 दिन में करती हैं, तो 20 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगी? तो चलिए इसका आंसर आपको कुछ इस तरह से देना है ताकि कैलकुलेशन कम से कम हो। यहाँ पे 16 आदमी 30 महिलाओं के बराबर आ गए, तो हम मान सकते हैं 8 आदमी किसके बराबर होंगे दोस्तों? तो आधा इसका कर दीजिए, आधा इसका, तो 8 आदमी हो जाएंगे 15 महिलाओं के बराबर। तो यहाँ पे 8 आदमी की जगह हम क्या मान सकते हैं? 15 महिलाएं। तो 15 महिलाएं और 9 महिलाएं ये हो जाती हैं 24 महिलाएं। तो 24 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं? 10 दिन में, ये कह सकते हो। 8 आदमी हमारे 15 महिलाओं के बराबर हैं, क्योंकि हमें महिलाओं से काम कराना है। महिला कितनी रखनी है? 20, तो हमें सबको महिला बनाना होगा। तो 8 आदमी की जगह मैंने 15 महिला मान ली दोस्तों। 15 महिला और 9 महिला 24 महिला भी इस काम को 10 दिन में ही करेंगे। अब ये काम किससे कराना है दोस्तों? ये काम कराना है 20 महिलाओं से, तो 20 से डिवाइड कर दीजिए आप इसे। जितनी महिलाओं से काम कराना है उनकी संख्या से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 10 दूनी 20 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 12। तो 12 दिन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
12 दिन में हमारा ये काम हो जाता है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करना था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक रहेगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस करके जाइए अच्छे से। आपके एग्जाम में कार्य समय के इस तरह क्वेश्चन कई बार आपको दिख जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए भैया, अगला क्वेश्चन क्या होगा? चाल दूरी समय का एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने। ए और बी एक साथ चलना शुरू करते हैं, एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। मार्ग में किसी बिंदु पर वे एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के बाद ए और बी को क्रम से वाई और एक्स पर पहुंचने में 3.2 घंटे तथा 1.8 घंटे का समय लगता है। तो बी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ए की चाल कितनी थी, ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे बी की चाल दी गई है, ए की चाल हमें बतानी है। तो यदि दोनों में से किसी एक की चाल हमें बतानी हो तो एक सीधा कंसेप्ट दोस्तों इस क्वेश्चन का होता है, मिलने के बाद का जो समय आपको दिया गया है पहुंचने का, मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। दो बिंदु ले लेते हैं, एक्स और वाई। बिंदु एक्स से कौन चला? बिंदु एक्स से चला ए। यहां से ए चला वाई की तरफ को और बी चला दोस्तों किसकी तरफ को? एक्स की तरफ को। ठीक है। और किसी बिंदु पर दोस्तों रास्ते में मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे जब एक साथ चले। तो फॉर एग्जांपल ये कहाँ मिल रहे हैं दोस्तों? ये इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इधर से ये यहाँ पर मिल रहे हैं। और मिलने के बाद दोस्तों ये वाई, ये जो बी है दोस्तों ये आ जाएगा अपना एक्स बिंदु पर दोस्तों, और ए आ जाएगा किस पर? अपने वाई बिंदु पर दोस्तों। ठीक है, इस तरह से पहुंच जाएंगे। यहाँ इनका मीटिंग पॉइंट है दोस्तों, ये वाला, यहाँ ये मिलते हैं। ये इनका मीटिंग पॉइंट एम में कर देता हूँ। मिलने के बाद ये जो बी है दोस्तों इधर से आ रहा है और ये यहाँ एम बिंदु पर ये किससे मिलता है? ए से मिलता है। और मिलने के बाद दोस्तों ये कहाँ पहुँच जाता है? बिंदु एक्स पर पहुँच जाता है। और ठीक इसी तरह से ए बिंदु एम पे बी से मिलने के बाद में कहाँ पहुँच जाता है? वाई पर पहुँच जाता है। तो इनके पहुँचने का समय दिया गया है। y और x तक पहुंचने में कितना समय लेते हैं? y तक कौन पहुंचेगा दोस्तों? a। तो y को यहाँ पे कितना समय लग रहा है पहुंचने में? वो टाइम इसमें दिया गया है। तो y का समय है 3.2 घंटे, 3.2 आवर्स। और ठीक इसी तरह से b को x पर पहुंचने में कितना समय लग रहा है? 1.8 आवर। तो ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है दोस्तों। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? हमें किसी एक की चाल बतानी है। तो चाल का सीधा कंसेप्ट होता है इसमें स्पीड ऑफ ए यानी कि ए की चाल बटे में स्पीड ऑफ बी यानी कि बी की चाल किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी रूट, ठीक है दोस्तों, T2 अपॉन T1, या फिर इसको बी ले लीजिए दोस्तों, बी की फॉर्म में लिख लीजिए आप इसे। ये हो जाएगा आपका ए द्वारा लिया गया समय, तो टी ए का टाइम ऑफ ए अपॉन में टाइम ऑफ बी। ठीक है, इस तरह से आप इसको ले सकते हो। तो आप इसे इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको उल्टा करना होगा दोस्तों, उल्टा लिख लीजिए आप इसको। यहाँ पे हमें दूसरा टाइम जो बी का टाइम है ऊपर रखना है और ए का टाइम क्या रखना है? नीचे। तो ऊपर कर लीजिए आप टी बी अपॉन में टाइम ऑफ ए, ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो b द्वारा टाइम लिया गया कितना लिया गया है? 1.8 आवर। और a द्वारा जो टाइम लिया गया है दोस्तों कितने लिया है? 3.2 आवर। तो यहाँ पे रख दीजिए इसको, बस हो गया क्वेश्चन हमारा। हमें किसकी चाल निकालनी है? a की चाल निकालनी है, स्पीड ऑफ a। b की चाल यहाँ पे दी गई है, तो b की चाल हमारी कितनी दी गई है उसको देख लेते हैं, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड ऑफ a हमें निकालनी है, बटे में आ जाएगा 12 और रूट में हमारा कितना है दोस्तों? ये हो जाएगा 1.8 अपॉन में 3.2। पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, तो ये 2 से काट लिए, 2 9 18 और 2 से काटेंगे आप इसे 16। तो कह सकते हैं दोस्तों 9/16 हमारा आ जाएगा। ये 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी दोस्तों? रूट से बाहर आ जाएंगे हम। तो एस ए अपॉन 12 बराबर होगा 3/4। ठीक है दोस्तों, तो 4 से कट जाएगा आपका, ये 4 दिया 12 और 3 जाएगा आपकी गुना में, तो आपको कितने मिलेगा? एस ए यानी कि स्पीड ऑफ ए कितनी आ जाएगी? 9 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का कंसेप्ट, आपको जो मैंने आपको बताया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मिलने के बाद का समय आपको दिया जाए पहुंचने का, मिलने के बाद ये अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाते हैं, तो ये आपका सीधा से एक फॉर्मूला या कंसेप्ट होता है, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए लगा देता हूँ दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, चलिए ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर दिखते हैं। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, डिस्काउंट का। तो लैंग्वेज इसकी कई सारी आती है दोस्तों। जब एक सामान को कुछ छूट पर बेचा जाता है तो इतने % का लाभ होता है। यदि सामान को बिना छूट के बेचा जाए तो कितना % का लाभ होगा, ये इसकी लैंग्वेज बनती है। एक लैंग्वेज ये बनती है दोस्तों कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % ज़्यादा छापा जाए ताकि इतना डिस्काउंट देने के बाद भी कुछ % का लाभ हो जाए। तो इसकी 3 लैंग्वेज बनती है। एक तो 2 मैंने आपको बताई है दोस्तों, एक ये आपको दी गई है। ये कह रहा है कि दुकानदार किसी वस्तु को 14% की छूट पर बेचता है तो भी इसे कितना लाभ होता है, 8% का लाभ होता है। उस वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने % अधिक हमें अंकित मूल्य छापना होगा। तो दोस्तों क्या करना है आपको, अगर 14% डिस्काउंट दे रहा है दोस्तों ये, तो भी हमें कितना लाभ हो रहा है, 8% का। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यदि हमारा MRP 14% डिस्काउंट पर दिया जा रहा है तो 14% डिस्काउंट निकाल दीजिए आप, इसका कितना रह जाएगा, 86%। तो हमारा CP कितना होता है दोस्तों, तो हमारा CP हो जाता है 108%। MRP का 86% किसके बराबर है, CP के 108% के बराबर है। तो MRP का 100% किसके बराबर होगा, बस हमें ये देखना है। MRP का 100% किसके बराबर होगा, तो 108 गुना 100 अपॉन में 86, ठीक है। आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों, ये 2 से कट जाएगा आपका 43 टाइम, ये कटेगा 54 टाइम, 54 दूनी 160 होते हैं। तो हम की गुना करेंगे, अब ये हो जाएगा 5400, तो 5400 बटे कितना आ जाएगा, 43। जब इसको डिवाइड किया जाएगा दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका समथिंग कितना, 125.5 समथिंग ही आपका आएगा। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, आप ये देख के बताइए। ये 100 से 25.5 समथिंग ज़्यादा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों हमारा जो 25 समथिंग में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। जब आप इसे 5400 को 43 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 125.5। और ये 100 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, तो 25.5 समथिंग ज़्यादा, आगे कटेगा नहीं, आगे जाएगा पूरा। तो हम इसको यहीं पे रोक देते हैं 125.5 तक ही। तो यहाँ से हमारा आंसर मिल जाता है हमें 25.6%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से लगाना होता है। इसका एक दूसरा मेथड भी होता है दोस्तों। दूसरा मेथड क्या होता है वो देखिए। सेकंड मेथड क्या होगा इसका, सेकंड मेथड क्या होगा इसका वो देखिए दोस्तों, ठीक है। सेकंड मेथड क्या होगा इसका, ये जो आपका प्रॉफिट है दोस्तों, ये प्रॉफिट आपको कब होता है, जब आपका MRP 14% घट जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, आपके MRP में और CP में दोस्तों कितने % का डिफरेंस आ गया, आप यहाँ से देख सकते हो। 86 में 108 में दोस्तों कितना अंतर आता है, 86 में 108 में कितना अंतर है दोस्तों, तो आप कह सकते हो 14 22% का अंतर है। कितना है, 22%। तो आपके MRP में और CP में दोस्तों कितना डिफरेंस आता है, 22% का। कब आता है, जब आप 14% का डिस्काउंट देते हो, ठीक है दोस्तों, किस पर, MRP पर। तो ये रह जाएगा आपका 86%। 22% का डिस्काउंट 86 के बराबर होगा दोस्तों। हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, 100% किसके बराबर होगा। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपको वही मिलेगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपको 2200, और 2200 को जब आप डिवाइड करो किससे दोस्तों, 86 से, तो अभी आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, तो आपको वैल्यू मिलेगी दोस्तों सीधी सीधी 25.5 समथिंग, ठीक है। यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी दोस्तों, एग्जैक्टली वैल्यू वही आएगी जितना हमारा CP से वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे 100 में वैल्यू नहीं बनेगी, आपका एग्जैक्टली जो आंसर होगा पॉइंट टू पॉइंट वही आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर इससे भी हो जाएगा। एक तरीका इसको करने का ये भी होता है, ठीक है। आपके डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का जो डिफरेंस होता है दोस्तों, उसको हम यहाँ पे रख देते हैं अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है।
आपका जो MRP वो कितना बन गया 86%। बस इसको आपको निकालना होता है परसेंटेज में, आपकी वैल्यू क्या बनेगी, आपकी वैल्यू बनेगी ये। तो चलिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। तो ये थे आपके कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी दोस्तों। तो अपनी बेहतर तैयारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता हम भी आपके साथ पूरी मेहनत के साथ आपसे जुड़े रहेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार, अपने ध्यान रखिए। ओके।